बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तेजी से बदल रही है और हाथ पांव फूले हुए हैं हुक्मरानों के। जी हाँ, बिल्कुल हुक्मरानों के हाथ पांव फूले हुए और खास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज के, क्योंकि वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है उनको समझ आ रही है कि इख्तदार हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, और जब हम एक दफ़ा इख्तदार के ईवानों से बाहर निकल आएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के गली बाजारों में उनके साथ क्या होना है वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। इसलिए जाने से पहले पहले वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि वो जो कुछ वो करना चाहते हैं, जो उनके अज़ाइम हैं और जो उनका इंतकाम का लेवल है, और सियासी इंतकाम का भी और अदरवाइज भी, वो इंतकाम जो है वो नहीं ले सकेंगे। इसलिए कि अब सिस्टम को पता चल गया है कि ये अब जा रहे हैं। इसलिए, और सिस्टम बड़ा जालिम होता है जी, और ये हमारा निज़ाम और निज़ाम में काम करने वाले निज़ामदीन जो हैं वो बहुत काया लोग होते हैं, और वो बहुत, उनमें शऊर बहुत होता है, और वो दूर का देख रहे होते हैं, करीब को नहीं देखते, क्योंकि करीब में जो कुछ हो रहा होता है उनके लिए वो इशू नहीं, वो आगे आने वाले दिनों को देख रहे होते हैं। इसलिए उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है तमाम पूरे के पूरे निज़ाम को और निज़ाम में काम करने वाले जो निज़ामदीन हैं उन सब को भी, कि अब ये जा रहे हैं। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक पहले 15 महीने तो इन्होंने लगा दिए, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको कैसे गिराना है, मीडिया को कैसे दबाना है, और मीडिया के साथ जुल्म सितम, सहाफ़ियों के साथ जुल्म, सबके साथ। और ये वाहिद पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात होगी जिसके इख्तदार में, और ये पहला टेन्योर है पाकिस्तान की तारीख का 75 सालों में, कि जिसके टेन्योर में 10,000 सियासी कैदी जेलों में हैं, 10,000 सियासी कैदी जेलों में हैं। और ये पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जो इस वक्त इन हालात में 21वीं सदी में भी जहाँ पे सियासी कैदियों का कुछ कॉन्सेप्ट हो, लेकिन पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे सियासी कैदियों का कॉन्सेप्ट आज भी है। इसीलिए अमेरिका की तरफ से काफ़ी बड़ा सेहतमंद किस्म का एक पैगाम आया, मैं ये तो नहीं कहूँगा डंडा आया, बल्कि कहना तो यही चाहिए, क्योंकि ये माइट इज़ राइट को मानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये लातों के भूत हैं, बातों से तो मानने वाले हैं नहीं। इसलिए ये लातें ही पड़ेंगी तो इनको समझ आएगी कि हो क्या रहा है, तो लिहाजा लातों पे लातें आ रही हैं और इनको लग रही हैं, लेकिन ये फिर भी एक होता है, एक ढिठाई का लेवल होता है कि वो मार खा खा के भी उठ के कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, और हंस के दांत निकाल के एक साइड पे हो जाते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है आज भी, इस वक्त भी आखिरी चंद दिन बाकी हैं, और ये क्योस पैदा करने से बाज नहीं आ रहे, क्योस पैदा करने से बाज नहीं आ रहे कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, इलेक्शन होगा तो कब होगा, कैसे होगा, 60 दिन में होगा, 90 दिन में होगा, असम्बली तहरीर होनी है नहीं होनी, ये सारे का सारा क्योस पैदा किया जा रहा है। और कुछ वजीर आते हैं वो आके कहते हैं नहीं नहीं इलेक्शन होगा, हर सूरत में होगा, 60 दिन में हो या 90 दिन में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे वजीर आते हैं कि इलेक्शन जो है वो 60 से 65 दिनों में हो जाएगा। तीसरे वजीर आते हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। चौथे वजीर आते हैं वो MQM को साथ मिलाते हैं, और MQM वजीर आज़म साहब के पास जाती है और वो मरदमशुमारी का एतराज़ उठाती है। अब आप ये देखें कि 25 करोड़ पाकिस्तान के अवाम हैं, 25 करोड़ का मुल्क है, और 12-13 करोड़ वोटर है पूरे पाकिस्तान में, और 12-13 करोड़ में से एक जमात के कहने पे क्या इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, और वो जमात जो कि सिर्फ एक शहर की नुमाइंदगी करती है, और उसमें भी क्योंकि ये हुक्मरान इत्तेहाद नहीं करना था। एतराज़ात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या ये एतराज़ात इस वक्त होने चाहिए? मरदमशुमारी की वजह से ही तो इलेक्शन को डिले किया गया, और अब कहा गया इलेक्शन की मरदमशुमारी की वजह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हुए, और सिक्योरिटी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए, और असल मसला जो था वो हमें पता ही है। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब ने जी साफ साफ खरी खरी सुनाई है, और ऐसी सुनाई है कि उम्मीद है कि इनको सारी उम्र बकिया काम भी याद रहेगा। उसकी वजह यह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद अमेरिका की तरफ से पैगाम आया, उन्होंने उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों को ज़ीरो कर दिया है। वो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आज की वो सारी की सारी, उसमें खा वो वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर कानून हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, वज़ीर आज़म खुद हैं, यानी 1 पॉइंट एजेंडा, इसके अलावा कुछ नहीं। डॉलर फिर ऊपर जा रहा है, और मार्केट फिर ख़राब हो रही है, मईशत फिर बिगड़ रही है, और हालात वाक़यात फिर ख़राब हो रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत बदतरीन हो रही है। लेकिन इन सब के नज़दीक एक ही है कि हमने इमरान खान को जाने से पहले पहले
سزا دینی ہے۔ اور اب پہلے تو عمران خان پہ قتل کے مقدمات یعنی کہ سزائے موت، انسداد دہشت گردی کے مقدمات 25 سال عمر قید یا سزائے موت، یعنی سزائے موت سے تو یہ نیچے آئے نہیں۔ اور پھر وزیر آباد میں تو ان کو باقاعدہ طور پہ مارنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ لہٰذا یہ ان کا جو اسکرپٹ ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ اسکرپٹ اور ان کا پلان اور ان کی پلاننگ منصوبہ بندی وہ ساری کی ساری کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسا ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ بہرحال آج کچھ چیزیں ہوئی ہیں جی، توشہ خانہ کو پھر یہ ذرا تھوڑا سا تگڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جلدی جلدی گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گواہان جو لے کے آئے توشہ خانہ میں، آج پہلے گواہ کا جو بیان ریکارڈ ہوا تو اس میں جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے اور حکومت کے وکیل جو تھے وہ گواہ کو کافی گواہ نے گواہی کم دی ہے، بلکہ وکیل نے امجد پرویز صاحب نے گواہی زیادہ دی ہے، اور اسی وجہ سے خواجہ حارث صاحب کے درمیان اور ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی اور سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جب گواہ سے گواہی لی جاتی ہے تو پھر اس کے دوران بولا نہیں جاتا، لیکن وکیل صاحب جو تھے ان کے منہ میں لقمے دے رہے تھے کہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے، آپ نے یہ بھی بتانا ہے، آپ نے یہ بھی بتانا ہے، فلاں بات رہ گئی ہے، فلاں بات رہ گئی ہے۔ تو طوطے کو لایا گیا تھا، طوطے کو سبق بھی پڑھایا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے جب طوطے نے سبق خود اس کے سلیبس میں ہی نہ ہو اور وہ کتاب خود پڑھی ہی نہ ہو اور صرف اسے کہنا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس آپ نے یہ بتانا ہے، تو وہ اسی طریقے سے توشہ خانہ والا معاملہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پہلے گواہ کا بیان ریکارڈ کیا ہے، لیکن آگے جا کے کیا ہونا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غبارے سارے پھٹ رہے ہیں، ایک ایک کر کے تمام غبارے پھٹ رہے ہیں، اور یہ یقین دہانی اب ان کے پاس ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ بات پھیلا دی جائے کہ جناب عمران خان صاحب پہ تو کراس کا نشان لگ چکا ہے، ان پہ تو کاٹے کا نشان لگ چکا ہے، عمران خان نے نہیں آنا، لیکن اس کے باوجود اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہی ہیں، اور نہ صرف شامل ہو رہی ہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہی ہیں۔ اور پہلا خیبر پختونخوا میں ایک تگڑا سیاسی خاندان، تگڑے سیاسی امیدوار جو ہیں وہ آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور حلقہ ہے پرویز خٹک صاحب کا، یعنی پرویز خٹک صاحب کے اپنے عزیز و اقارب بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، لیکن پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اب یقین دہانیاں کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جناب برطانوی ہائی کمشنر کو کہ آپ ہم پہ بھی ہاتھ رکھیں، کوئی ہمارے پہ بھی کوئی کریں، اور ہم بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ بہرحال یہ آنے والے دن میں پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ تو پرویز خٹک صاحب کا دوسرا قائم علی شاہ صاحب کی بیٹی کو ہرانے والی جو فیملی ہے وہ سندھ میں، اندرون سندھ ہے، پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئی ہے چلانی فیملی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں یا نہیں ڈرے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہوتے ہیں اور خاص طور پہ فیلڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو سیاست کس طرف جا رہی ہے اور کس نے آنا ہے اور کس نے جانا ہے۔ بہرحال یہ اسی کی طرح توشہ خانہ کے بعد سائفر کا معاملہ، سائفر کے معاملے میں جو انہوں نے پلان تیار کیا ہوا تھا سائفر کے ایشو پہ وہ ان کو الٹا لگے گا۔ اس کی وجہ کہ وزیر قانون، پہلے تو وزیر دفاع آئے، پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے، پھر وزیر اطلاعات و نشریات اورنگزیب صاحب آئیں، پھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب آئے، اور پھر بے شمار قسم کے اور لوگ بھی آئے جن کا ایک ہی مطمع نظر تھا کہ اب سائفر کو، کیونکہ واٹس ایپ پہ میسیج دیا گیا ہے سب کو، واٹس ایپ گروپ بڑے بنے ہوئے ہیں، ان کو میسیج دیا جاتا ہے، ان کو سکرپٹ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے آج یہ بولنا ہے، تو وہ طوطے کی طرح بولتے رہتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ پبلک، عوام کیا چاہتی ہے، کیا عوام تک بھی کوئی باتیں کوئی اثر انداز ہو رہی ہیں، اثر ہو رہا ہے ان کا؟ وہ نہیں ہو رہا۔ عوام بدستور عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اس لیے کھڑے ہیں، وہ اس لیے بنتا ہے میرٹ کہ ان لوگوں نے 15 مہینوں میں کوئی ایک بھلائی کا کام نہیں کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کے برے دن آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے الیکشن نہیں جیتنا، اس لیے یہ وہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے الیکشن سے راہ فرار کا موقع مل جائے۔ اس لیے اب متحدہ قومی موومنٹ کو یہ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مردم شماری کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ مزید 3-4 مہینے آگے جائے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے کہنے پہ تو نہیں بات مانیں گے، نہ ہی پی ٹی آئی کے کہنے پہ، ان کو جب باہر سے کوئی ڈنڈا آتا ہے تو اس کے سامنے یہ سربہ سجود ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہلتے نہیں ہیں، پھر بہت اصیل ککڑ کی طرح ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب حاضر جناب۔ اور اس کی میں بار بار ایک بات کہ جو آئی ایم ایف نے
आपको पैसे दिए हैं, आपका प्रोग्राम मंजूर किया है, वो कुछ एग्रीमेंट्स के साथ मंजूर किया है। एक एग्रीमेंट वो है जो कि नज़र आ रहा है, जो खालिसतन मईशत से मुताल्लिक है और मईशत के बारे में फ़ैसले लेने से मुताल्लिक है। और दूसरा एग्रीमेंट है वो है पॉलिटिकल, कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या होंगी, मीडिया आज़ाद होगा नहीं होगा, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होंगी या नहीं होंगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका रद्द अमल क्या आएगा। इसलिए इन सबको बहुत अच्छी तरह इन तमाम बातों का इदराक है। लिहाजा एक और बड़ा रिलीफ मिला इमरान खान साहब को इन हालात में भी, और वो है कोयटा में जनाब वज़ीर कानून ने कहा कि 14 साल कैद है साइफर के गलत इस्तेमाल की दानिस्ता 14 साल कैद है। और दूसरे साथ ही वो कहते हैं कि अगर ना दानिस्तगी में भी गलत इस्तेमाल हो तो फिर 2 साल है। यानी इमरान खान साहब को वो कम से कम 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल और कम से कम 2 साल के लिए वो जेल में देखना चाहते हैं। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, वज़ीर कानून हैं, फैसला पहले ही सुना रहे हैं। यानी अब सब कुछ खुद है, मुद्दई भी खुद, मुनसिफ भी खुद और प्रोसिक्यूटर भी खुद, सब कुछ अपने पास है, पुलिस भी अपनी। लेकिन उनको ये नहीं अंदाज़ा कि भाई 15 दिन के बाद होना क्या है। ये किसी को भी नहीं पता कि 15 दिन के बाद क्या होना है। अब तक के उनके सारे मंसूबे अगर पूरे नहीं हुए तो अगले 15 दिन में कौन से मंसूबे हैं जो पूरे कर सकेंगे, या कौन सी साजिशें हैं जो अमल पजीर हो सकेंगी। इसलिए अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया जी, वाशिंगटन से, तर्जमान है अमेरिकी महकमा खारजा के मैथ्यू मिलर हैं, और उनकी जो गुफ्तगू, सवालों के जवाब हुए हैं, सहाफ़ियों ने सवालात किए, और सहाफ़ी के सवाल पे जो जवाब आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सहाफ़ियों का सवाल भी बता देता हूँ और उसके बाद जवाब भी दे देता हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और वो पाकिस्तान से मुताल्लिक है। सहाफ़ी ने सवाल पूछा जी कि उन्होंने कहा, मैथ्यू मिलर ने कहा जी कि मैं तालिबान पर किसी किस्म के एतमाद या आत्म एतमाद की कमी का इजहार नहीं करना चाहता। हम तालिबान को उनके वादों पर कायम रखने पर बात करते रहेंगे। खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत बरकरार रखेंगे और तालिबान के वादों से कता नज़र अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक बरकरार रखेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से मुताल्लिक क्या कहा। पाकिस्तान से मुताल्लिक जी उनसे सवाल पूछा गया कि अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत से मुताल्लिक क्या कहता है। तो सवाल के जवाब में मैथ्यू ने कहा जी, हम वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी असूलों की हमायत हम करते रहेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। और ये असूल जो है वो आज़ाद मीडिया, आज़ादी इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी के हैं। यानी सियासी सरगर्मियों की इजाज़त, आज़ाद मीडिया होना चाहिए, इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, सियासी आज़ादियाँ होनी चाहिए, जमहूरी असूलों के मुताबिक आज़ादियाँ होनी चाहिए, और हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। और तमाम असूल जमहूरी इंतखाबात की बुनियाद हैं। तमाम असूल, ये जो मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ होने चाहिए, आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, जलसे जुलूस की इजाज़त होनी चाहिए, आज़ादी। तो यही वो असूल है जिसकी बुनियाद पर आम इंतखाबात साफ़ और शफ़ाफ़ होंगे। लिहाजा हम पाकिस्तान में साफ़ शफ़ाफ़ इंतखाबात देखना चाहते हैं, और हम न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कानून की हुक्मरानी भी देखना चाहते हैं। और आगे जाके उन्होंने एक और बात भी की है, और वो है कुरान मजीद की जो बेहुरमती की गई, जलाएगा स्वीडन में नाउज़ुबिल्लाह, उसकी मज़म्मत की है उन्होंने, और ये पहली दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर मज़म्मत हुई है। उन्होंने कहा है कि हम कुरान को जलाने जैसी हरकतों की मज़म्मत करते हैं, ये घिनौना अमल है, और किसी भी मजहबी किताब को जलाना या उसकी मजहब बेहुरमती करना घिनौना अमल है, संगीन जुर्म है। हम कुरान पाक और दीगर इबादत की अहमियत को सराहते हैं, हम कुरान पाक और दीगर इबादत की अहमियत को सराहते हैं, और हम हर एक मजहब के लिए और अकीदे की आज़ादी के हक की हिमायत करते हैं। पुरअमन इज्तिमा के हक और आज़ादी इजहार की हिमायत भी करते हैं। हम लोगों के आज़ादी इजहार के हक को तस्लीम करते हैं। तो ये वो बातें हैं जो कि अमेरिका की तरफ से आई हैं, क्योंकि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद काफ़ी परेशान है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बहुत परेशान है। और अगर ये परेशानी का आलम ना होता तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब से लंदन ना आते, बल्कि वो पाकिस्तान होते। तो खेल के अंदर खेल, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।